दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा जी और डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, भूतपूर्व मेंबर्स और वर्तमान में विधानसभा के सदस्य हैं और विशेष लोगों का यहाँ बुलाया गया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस विधानसभा के आंगन में महत्वपूर्ण कार्य के लिए विशेष लोगों को बुलाया गया है। एमएलएस के अलावा भी विशेष करके जो एकेडमिक दुनिया से जुड़े हुए लोगों को भी बुलाया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा विजेंद्र जी को बधाई देता हूं। आपने जब से कार्यभार संभाला है कई कार्यक्रम किए हैं और ये मेरा शायद चौथी बार है आपके कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आए हैं। मुझे याद है आप विधानसभा के अध्यक्ष बनते ही कुछ ही दिन के अंदर में संपर्क करके हमारे मंत्रालय से आपने एमओयू किया और जो ई विधान है, दिल्ली असेंबली को टोटली डिजिटलाइज करने के लिए जो कार्यक्रम आपने शुरू किया वो समयबद्ध आपने क्रियान्वित किया है और मैं उसका लॉन्च के लिए भी आया था और उसका उद्घाटन के लिए भी मैं आए थे। आज हमारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के साथ में हम भी यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आपके बीच में आए हैं। जब मुझे बताया गया कि ये विधानसभा का इतिहास पुराना है और इससे जुड़े हुए कई चीज़ें हैं जिसको उजागर करना ज़रूरी है, और उस क्रम में आपने जो विधान चेतना प्रकाशन करने का निर्णय किया और आज उसका लोकार्पण है, तो मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे भी आपने आमंत्रित किया है तो मुझे ज़रूर आना चाहिए। इसलिए मैं भी इस एक सुख पल के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे तो इसका इतिहास के बारे में स्पीकर साहब ने बताया। ये पार्लियामेंट और दिल्ली विधानसभा ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे तब का इतिहास, और ये एक रेसिडुअल असेंबली बन गया क्योंकि देश का असेंबली तो अब पार्लियामेंट बन गया है। तो मैं बहुत करीब से इसको जोड़ के देखता हूँ। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा का अपना एक महत्व है और राजधानी होने के कारण दिल्ली असेंबली में जो घटनाएं होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, तो उसका एक तरीके से काफ़ी लोगों तक इसका प्रचार प्रसार भी हो जाता है। इसका अपना महत्व है। तो दिल्ली का असेंबली का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण दिल्ली असेंबली अच्छा से चले ये भी उतना ही जरूरी है। जो इतिहास है उससे क्या क्या चीज़ें को हम लोगों के सामने उजागर करना चाहिए। ये जो प्रकाशन आपने किए हैं, यहाँ आपने नोट दिए हैं कि पहले में आपने क्या क्या चीज़ों का यहाँ जिक्र किया है। तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते विधानसभा में जो घटनाएं होते हैं उसका एकेडमिक के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धीरे धीरे क्या समाचार निकलता है और किस मेंबर ने क्या बोला है और प्रेस में क्या आता है, उस तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। मैं खुद भी देखता हूं कि जब सोशल मीडिया नहीं थे और जब लोकसभा को लाइव टेलीकास्ट नहीं करते थे तब भी हम मेंबर होके देखा है। तो हम लोग तो शुरुआत में लोकसभा में जब बोलते हैं तो विषय के लिए बोलते हैं और
जिस विषय को बोल रहे हैं उसको अच्छी तरह से हम अध्ययन करके, या हमारा लोकसभा क्षेत्र का विषय को लेकर के अध्ययन करके हम बोलते हैं। जब लोकसभा को लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो मेंबर्स किस तरीके से शिफ्ट हो गया अपना बोलने का तरीका, प्रायोरिटीज, और दिमाग में क्या होता है जब बोलते समय, रिकॉर्ड के लिए आप क्या बोल रहे हैं, उससे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में आप कितना एनरिच कर रहे हैं, कितना आपका योगदान हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कि लोग मेरा भाषण को सुन करके क्या कहेंगे या उससे पॉलिटिकल लाभ क्या मिलेगा, उस पर ज़्यादा फोकस हो गए। बाद में जब सोशल मीडिया आया तो और भी इसमें फर्क पड़ा है। तो सोशल मीडिया से पहले जब लाइव टेलीकास्ट नहीं थे, उसका और अभी का हम देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। आचरण में विशेष करके बहुत फर्क पड़ गया है। तो जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स है उसका प्रिजर्वेशन और उसका वैल्यू को हम अगर आगे लेके नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो लोकतंत्र का जो जड़ है और जहां लोगों का मत से लोग अपने आप को चलाते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो मत देते हैं जनमत, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और जो मेंबर होते हैं उसका भी तौर तरीका धीरे धीरे पढ़ने में, लाइब्रेरी जाने में कम हो करके प्रचार प्रसार में ज़्यादा समय चले जाते हैं। तो इसलिए डिबेट का क्वालिटी और उसका रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए, इस पे जितना हम जोर देंगे तो हमारा परंपरा बरकरार रहेगा। क्योंकि एक लोकतंत्र देश होने के नाते हमारा जो विधायिका है, लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो शॉर्ट टर्म में अपना ऑब्जेक्टिव तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था को चोट पहुंचता है। कुछ लोग कभी कभी विधानसभा या पार्लियामेंट को एक अपना छवि खड़ा करने के लिए राजनीतिक आंकड़ा, एक अपना तरीका से उसको इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। मैंने कई असेंबली में भी देखा है, और कुछ असेंबलियों में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं तो विशेष करके जो नए एमएलए चुन के आते हैं उनका जब अभ्यास वर्ग होता है तो उसमें भी मैंने कई चीज़ें जिक्र किया है। शुरू से ही अगर हम जो विधानसभा है उसका मेंबर होने के नाते उसका जो सम्मान, उसका प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए मेंबर ही अगर दायित्व नहीं लेंगे तो फिर संस्था को चोट पहुंचेगा। हमारे तो जब अंग्रेजों का समय में क्या चलता था उससे लेकर के अभी का जब हमारे हाथ में आए तो फर्क को तो हमने देखा है। धीरे धीरे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और कानून क्या बनाना चाहिए उसमें भी बदलाव हमने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो लेजिस्लेटिव कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए उसका सोच को लेकर के मैं भी बहुत उससे प्रभावित हुआ हूं और कोशिश भी करता हूं। जो अंग्रेजों के समय में कानून का बनाने का मकसद क्या था और हम जब आज़ाद देश हो गए तो हमारा मकसद क्या है, तो एक प्राइम एग्जाम्पल है जो 3 क्रिमिनल लॉज का जब अमेंडमेंट लाया था। ये बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स था, ये आसानी नहीं है। मैं तो देखा हूं लगभग 2 साल एक सेक्शन सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट का जो एक सेक्शन के ऊपर में कभी कभी 1 घंटे बैठते थे। गृह मंत्री जी के साथ में मैं जब कानून मंत्री थे तो अंग्रेजों का सोच क्या था, एविडेंस एक्ट में एक प्रावधान है मान लो, उस क्यों रखा गया था, उसका मकसद था, एक पेनल प्रोविजन का इंटेंशन क्या है। और अब हम कानून को न्याय दिलाने का सोच के साथ जब कानून बना रहे हैं तो उसमें बदलाव क्या होना चाहिए,
उसमें शब्द, कोमा, फुल स्टॉप का भी अपना असर होता है। तो किस तरीके से शिफ्ट हुआ, ये बहुत ही ऐतिहासिक शिफ्ट हुआ है। विशेष करके 2014 के बाद जितना जो पेनल प्रोविजन को हमने सुदृढ़ करके, उसको रिफॉर्म करके, इम्प्रूव करके हमने न्याय दिलाने के लिए क्या क्या करना है, उस पर शिफ्ट हुआ, तो हमारा टोटल लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव भी शिफ्ट हो गया है। अब बिना मतलब से आम लोगों का जिंदगी में सरकार बोझ बन जाता है, क्योंकि कानून बनाया हुआ है वो लोगों के ऊपर में बोझ बन जाता है। उससे शिफ्ट करके कोई प्रावधान ऐसा ना हो कि आम लोगों का जिंदगी में वो एक बोझ बन जाए, या बिना मतलब हम आम जिंदगी में क्यों घुसे। और प्रशासन, सरकार भी लोगों का जिंदगी में बिना मतलब से नहीं आना चाहिए। जब जरूरत है तब आना चाहिए, जब जरूरत नहीं है तो नहीं आना चाहिए। उस सोच के साथ जो बनाया, तो मैं मानता हूं कि देश भर में जितना विधानसभाएं हैं, सब में कानूनी जो प्रक्रिया है, मैंने देखा है किसी किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत अच्छा से इसको कार्य कर रहे हैं और कई रिफॉर्म्स भी लाए हैं। और उसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा का भी जब से हमारे यहाँ के स्पीकर विजेंद्र जी बने हैं, तो कई रिफॉर्म्स लाने में आपका सक्रियता बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। और दिल्ली असेंबली में जो हमारा लेजिस्लेटिव मामले के मंत्री है, हमारे युवा छोटा भाई है परवेश जी, भी बड़ा एक्टिव है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी मैंने देखा है कई चीज़ों में प्रोएक्टिव है। आप लोगों का अच्छा टीम, सक्रिय टीम मिल करके दिल्ली विधानसभा को फिर से जीवंत, आपने पहले से चल रहे हैं उसमें और जान डाला है। मैं उसके लिए आपको विजेंद्र जी, आप यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और दिल्ली मंत्री और दिल्ली विधानसभा के जितने सदस्य हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोग का बड़ा रोल है। तो लोग दिल्ली असेंबली का जो प्रोसीडिंग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। स्टैंडर्ड डिबेट का स्टैंडर्ड आपने उठाया है, मुझे अच्छा लगा। हम लोग जब कभी कभी देर रात तक बहस करता है, कभी कभी तो सुबह तक बहस करते हैं पार्लियामेंट में भी, तो अच्छा लगता है कि चलो हमने काम किया है, जिस मकसद से हमको भेजा है हमने दिल लगा के काम किया है। वैसे तो बहुत चीज़ कहने का है, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी हमारा माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी भी कहेंगे। बस मैं एक चीज़ को सिर्फ थोड़ा सा छूना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश एक ताकतवर राष्ट्र बन करके उभर रहे हैं, और हम बहुत ही फक्र है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में कई तथ्य है जो हमारा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और दुर्भाग्य है कि देश में भी कुछ तथ्य होते हैं उसको साथ देते हैं या उसको आगे बढ़ाने में जाने अनजाने में काम करते हैं। हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि लोग खुद ही अपने जीवन का रास्ता तय कर रहे हैं, खुद ही चला रहे हैं प्रतिनिधियों के माध्यम से। लेकिन जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो नियम बनाते हैं, उससे बाहर सड़क से हम अगर देश को चलाएंगे और अराजकता पैदा करके दबाव डालेंगे, तो उससे किसी का लाभ नहीं होता है, उससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा चोट पहुंचते हैं। ये जो कुछ एग्जाम्पल कभी देते हैं, किसी देश में लोकतंत्र नए नए आए होंगे या उसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा, उसको भारत के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी लोकतंत्र को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कई घटनाएं मैंने देखा है, मुझे पूछा, मैंने भी जवाब दिया है कि हम संस्थाओं को इज्जत दे करके उसको बचाए रखने में सबका योगदान होना चाहिए। हमको जनता ने नहीं चुना, इसलिए हम दूसरे तरीके से हम अपना बात कहेंगे, या जो चुने हुए सरकार या जो चुने हुए विधायक हैं उनको हम अपमानित करेंगे, तो वो एक तरीके से लोकतंत्र के ऊपर में वो प्रहार होता है। इसलिए जब जनता अपना मत दे करके सरकार बनाते हैं, असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, उनके माध्यम से हम अपना बात कह रहे हैं। 100% तो कोई मेजोरिटी हो नहीं सकता है लोकतंत्र में, पक्ष है विपक्ष में दोनों होना चाहिए। लेकिन
हमारा जो बोलने का मैदान, निर्णय करने का जगह, ये विधानसभा और पार्लियामेंट होता है। इसलिए हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना विधानसभा और हमारा पार्लियामेंट मजबूत होगा। और इसको अगर हम चोट पहुंचाएंगे तो फिर लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं आज तो काफ़ी सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हैं, काफ़ी वरिष्ठ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, ये सब मिलकर के कोई पार्टी नहीं, ये पार्टी वो पार्टी का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे विशेष करके जो सदस्य हैं विधानसभा और पार्लियामेंट का, उनका ये दायित्व है कि हम अपना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारा जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है उसको हम मजबूत बनाए रखें। इसलिए उसी रास्ते में मैं मानता हूँ कि जो आज दिल्ली असेंबली इनिशिएट किया है कि अपने पुराने चीज़ों को हम प्रकाशन करके लोगों के बीच में जाए और इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेजों में, लाइब्रेरी में ले जाए, फिर उसका वहाँ प्रकाशन हो, लोगों को पढ़ाए। जो भविष्य हमारा पीढ़ी है उनको हमारा जो पुराना हेरिटेज, हमारा जो प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस, हमारा सिस्टम के बारे में उनको जानकारी देने में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। फिर से मैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ। फिर मोहन सिंह जी, आप दोनों बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। मैं तो दूर से नज़र लगा के देखता हूँ कि दिल्ली असेंबली कैसे चलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पार्लियामेंट में तो हम लोग अध्यक्ष जी ओम बिरला जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का गाइडेंस से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर से यहाँ जितने भी आमंत्रित, जितने भी गेस्ट हैं, उनके साथ साथ जो दिल्ली असेंबली के सदस्य और पूर्व सदस्य और हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।